जय हिंद। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज आपका भाई आपको कोशिका के बारे में पढ़ाएगा। कोशिका से जितने भी ए टू जेड क्वेश्चन बन सकते हैं, थ्योरी के लिए जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखो, बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये कोशिका का चित्र है। सबसे पहले समझते हैं कोशिका का चित्र। तो आपने देख लिया होगा कि कोशिका किससे कहते हैं। जैसे हमारा मकान है और ये मकान ईंटों से बना होता है, उसी तरीके से हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है। हम बोल सकते हैं कि शरीर की सबसे सूक्ष्म और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। जैसे घर जो होता है वो सीमेंट से, बालू से, गारे से मिस्त्री बनाता है, सारी चीज़ हेन तेन करके मतलब मकान बनता है, घर बनता है। इसी तरीके से हमारा शरीर भी किसी चीज़ से बना होता है, जिसे बोलते हैं हम कोशिका या सेल। ठीक है, आज इस सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको अंदाजा लग गया होगा कि सेल क्या होती है या कोशिका क्या होती है। देखो, ये है कोशिका। इसके कुछ भाग होते हैं। मेन भाग होता है इसका केंद्रक। ये केंद्रक है। इसकी एक कोशिका भित्ति होती है बाहर की ओर, इसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये बुनकी बुनकी टाइप की दिखाई दे रही होंगी, इसे अंतःपृष्ठ जालिका बोलते हैं। और ये जो इसके अंदर पानी भरा होता है कोशिका के अंदर, उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। एक झिल्ली और होती है जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये रिक्तिका होती है, इस रिक्तिका में पानी भरा होता है। गुज्जिकाएँ होती है, इसका काम भी हम आगे समझेंगे। ये ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो कि ऊर्जा बनाती है। एक राइबोसोम्स होता है जो प्रोटीन बनाता है। एक हरित लवक होता है जो कि पेड़ पौधों में जो हरा रंग होता है वो हरित लवक के कारण होता है, क्योंकि हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट होता है। अब चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोशिका को क्या बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं साइटो। कोशिका को वैज्ञानिक भाषा में अगर बोल सकते हैं तो हम बोल सकते हैं उसे साइटो। ठीक है, और इसके अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटो और साइटोलॉजी, जैसे जिस चीज़ का भी अध्ययन करते हैं हम उसके पीछे लॉजी लगा देते हैं। जैसे डर्मी माने होती है त्वचा, डर्मिलॉजी। हृदय के जो हृदय के अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। इसी तरीके से इसे बोलते हैं साइटोलॉजी। लॉजी अगर लगाते लॉजिस्ट तो उस चीज़ का विशेषज्ञ या डॉक्टर हो जाएगा। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, यानी जो जो खाल होती है, हमारी त्वचा होती है, चर्म रोग से संबंधित जितने भी डॉक्टर होते हैं उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, सॉरी डर्मियोलॉजिस्ट। और जो हृदय से संबंधित जितने भी डॉक्टर होते हैं उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। आप समझ गए होंगे। आप लॉजिस्ट मतलब उस चीज़ का विशेष जानकार। साइटोलॉजिस्ट। अब बात आती है कि कोशिका की खोज किसने करी थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज की। उन्होंने क्या था कि दांतों का जो मैल होता है उसे खुरच कर एक स्लेट पर रखा। स्लेट पर रखने के बाद उस पर सूक्ष्मदर्शी से देखा, तब देखा कि इसमें कुछ मृत मृत कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी थी, लेकिन उस समय वो जो कोशिका देखी गई थी वो मृत कोशिका थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी। तो एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होता है बच्चा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका की खोज किसने करी, तो लिखना है रॉबर्ट हुक। हुक मतलब इस तरीके से जो हुक होता है कोशिका को इस तरीके से फंसाता। ये ट्रिक आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी। तो बहुत बड़ा नाम है, एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, 2-4 बार आप याद करोगे तो हो जाएगा। एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ तक। चौथा है, ये सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। अगर आपके एमसीक्यूज में आ जाए कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो 2 व्यक्ति थे, स्लेडन और स्वान। स्लेडन और स्वान दोनों भाई भाई थे, 2 भाई, दोनों तबाई। इन्होंने जो कोशिका का सिद्धांत दिया था, स्लेडन और स्वान ने, कि कोशिका किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके का चीज़ पाई जाती है, ये सारी चीज़ जो हम आगे पढ़ेंगे वो इन दोनों भाई ने दिया था। अब आता है कि इस दुनिया के अंदर सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। बात समझ में आ रही है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग का। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, अब देखो मानव में सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है। अगर देखो सबसे छोटी कोशिका आ जाए डायरेक्ट तो माइकोप्लाज्मा। अगर आ जाए कि मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका, तो हो जाता है स्पर्म। जो हमारा वीर्य होता है, जो शुक्राणु होते हैं, उस शुक्राणु की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर वहीं आ जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है मानव के अंदर, तो वो आ जाएगी जो स्त्री होती है, उसके जो अंडे होते हैं। जिस तरीके से मुर्गी, छिपकली, मगरमच्छ, सांप जैसे अंडे देते हैं, इसी तरीके से भी मानव यानी जो मादा होती है, जो स्त्री होती है, उसके अंदर भी अंडे होते हैं। 80,000 अंडे होते हैं स्त्री के अंदर।
जैसे कोई महिला है तो उसके अंदर 80,000 अंडे होंगे। बात समझ में आ रही है? तो वो मंथली सर्किल पीरियड के द्वारा बाहर निकलते रहते हैं। तो जो उस अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। बात समझ में आ रही है? 80,000 अंडे होते हैं। ये आप पहली बार सुन रहे होगे। देखो, सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। दिमाग के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं हम न्यूरॉन। एक होती है बड़ी, एक होती है लंबी। जैसे ताजमहल बड़ा है, ठीक, कुतुब मीनार लंबी है। तो इसी तरीके से अगर लंबाई की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका हमारे ब्रेन के न्यूरॉन की होती है। बात समझ में आ रही है? अब विभाजन रहित कोशिका। विभाजन रहित का मतलब है कि जिसमें जो कोशिका टुकड़ों में विभाजित नहीं हो सकती। विभाजन रहित यानी विभाजन नहीं होने का है, तो वो कोशिका हो जाएगी न्यूरॉन। दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन नहीं होता है। अगर दिमाग में अगर चोट लग जाए तो सही नहीं हो सकती। इसलिए तो पुलिस वाले बोलते हैं कि भैया हेलमेट लगा के चलो, सिर सेफ रहेगा, ज़िंदगी सेफ रहेगी। अगर दिमाग के अंदर थोड़ी सी भी अगर चोट लग जाए तो वो सही होनी मुश्किल है, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन का मतलब कुछ ऐसे समझ सकते हैं आप, अगर आपके कहीं चोट लग जाए और यहाँ से थोड़ा सा मांस निकल जाए, पट्टी चट्टी करोगे तो क्या होगा? कोशिका विभाजन के द्वारा जितना मांस तुम्हारा निकला है उतना मांस दोबारा से बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर दिमाग में चोट लग गई और दिमाग का थोड़ा सा मांस निकल गया, दोबारा नहीं बनने का है। ठीक है? तो इसमें जो कोशिका विभाजन नहीं होता है, किसमें? न्यूरॉन में। दिमाग की कोशिका को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। अच्छा, एक वही क्वेश्चन आता है कि सबसे तेज विभाजन किसमें होता है? तो लीवर जो होता है, लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सबसे तेज विभाजन होता है। अगर मैंने क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई मारने आ रहा है तो उसके हाथ में चाकू है। मैंने लीवर के बारे में बताया था कि लीवर की सबसे तेज कोशिका, मतलब लीवर में सबसे तेज कोशिका वृद्धि होती है। अगर लीवर में कोई चोट मार दे तो अपने से सही कर लेगा, थोड़ी बहुत दवाई वाई ट्रीटमेंट करके। मैंने बच्चों से पूछा कि अगर तुम्हें कोई चाकू मारने आ रहा तो तुम कहाँ मरवाना पसंद करोगे? बच्चे बोलते हैं कि लीवर में। अरे भाई, क्यों मरवाना पसंद करेंगे? हम तो उसे मारेंगे। बात समझ में आ रही है? क्यों पिटेंगे उससे? क्यों चाकू खाएंगे? लीवर में कहीं भी। तो मेरे कहने का तात्पर्य समझिए कि सबसे ज़्यादा जो विभाजन होता है कोशिकाओं में, यानी अपने आप को रिपेयर करने की जो क्षमता होती है वो लीवर में होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, किसी का अगर लीवर खराब हो गया, रिक्तिका बोलते हैं इसे, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरितलव के जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, सारी चीज़ इसके अंदर रहती हैं। दूसरी चीज़ देखो, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है केवल पादप कोशिकाओं में होती है। पादप कोशिका का मतलब है पेड़ पौधे की कोशिकाओं के अंदर ही कोशिका भित्ति होती है। अब एक बात समझिए, एक तो होगी कोशिका झिल्ली। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज बच्चा ही होता है कि कोशिका झिल्ली क्या होती है और कोशिका भित्ति क्या होती है। जैसे हम सामान लेने जाते हैं बाजार से, बाजार में कुछ सामान ले रहे हैं हम, साबुन, चीनी, पंसारी दुकान से कुछ सामान लेते हैं, दाल वाल ले लेते हैं, तो क्या एक ही पिन्नी में डाल लेते हैं। फिर देखते हैं अरे यार पिन्नी तो कमज़ोर है, कि फटफटाना जाब है, तो दूसरी पिन्नी भी दे दे भाई, तो डबल पिन्नी में करके लेकर आते हैं हम सामान। तो जो जंतु कोशिका होती है वो छोटी होती है, उसमें थोड़े से जो सामान होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन जो पादप कोशिका होती है उसमें जो पानी रखने वाला जो सिस्टम होता है, जिसे बोलते हैं हम रिक्तिका, ये बड़ा होता है। उस चीज़ को संभालने के लिए डबल लेयर लगी होती है। एक तो लगी होती है कोशिका झिल्ली, ये हो गई, ठीक, और एक लगी होती है कोशिका भित्ति, यानी एक पन्नी और उसके ऊपर दूसरी पन्नी। तो एक पन्नी तो ये होगी और दूसरी पन्नी होगी ये वाली कोशिका भित्ति। अब ये किस चीज़ की बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। पेड़ों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अब सेल्यूलोज क्या होता है? देखो भाई, जो दीमक लगती है किवाड़ में, बोर्ड की किवाड़ या लकड़ी की किवाड़ जो होती है, कुर्सी मेज कुछ भी चीज़ मान लो जो लकड़ी की बनी हुई होती है, उसमें दीमक लगती है। दीमक क्यों लगती है? दीमक का जो मुख्य भोजन होता है वो होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ से आ गया? जो कोशिका भित्ति है इसकी जो दीवार बनी हुई है, किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति जो होती है या कोशिका दीवार जिसे बोलते हैं, ये वाली चीज़ सेल्यूलोज की बनी होती है, और दीमक जो होती है इसे ही खाती है। नोट जो बनते हैं, नोट 500 का नोट, 100 का नोट, ये किस चीज़ के बने होते हैं? सेल्यूलोज का बना होता है। ये भी कागज़ का बना होता है। कागज़ किस चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। कभी कभी क्या है कि बहुत पुरानी किताब है तो तुम देखोगे उसके पेपर जो होते हैं मटमैले से हो जाते हैं, हल्के पीले से कलर के हो जाते हैं। क्या कारण है? वो कारण है कि सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण हो चुका है, जिसकी वजह से पेपर जो होते हैं वो पीले हो जाते हैं, हल्के गल जाते हैं। और जो हम नोट यूज़ करते हैं वो नोट कागज़ नहीं होता है, कॉटन होता है, कपास का बना होता है। कागज़ तो गल जाएगा। आप इस चीज़ पर रिसर्च करना कि नोट जो होता है वो प्योर कागज़ का नहीं बना होता है, उसमें कॉटन यानी कपड़ा टाइप का कुछ मिला होता है, सेल्यूलोज अच्छा वाला। तो देखो, लकड़ी में भी घुन लग सकता है, कोई कपड़ा है सेल्यूलोज से बना है, कॉटन का है, उसमें भी घुन लग सकता है। बात समझ में आ रही है? पैसे से जो नोट की गड्डी होती है उसमें भी दीमक लग जाती है। ठीक है? तो दो लेयर लगी होती हैं, एक तो कोशिका झिल्ली, एक होती है कोशिका भित्ति। ठीक,
देखो ये सेल्यूलोज की बनी होती है, इसका काम होता है सुरक्षा और आकार देना। बात समझ में आ गई। अब देखो तीसरी चीज़ होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे पूरा घर होता है, उस घर में खाना बनाने के लिए एक रसोई घर होता है। इसी तरीके से कोशिका के अंदर खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक अल्टमान नाम का एक आदमी था, एक वैज्ञानिक, उसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी। क्वेश्चन आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का हाउस पावर किसे कहते हैं, मतलब जहाँ से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। रसोई घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा कौन उत्पन्न करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आ गई। खोज किसने करी थी, अल्टमान ने करी थी। देखो इसमें जो हम सांस लेते हैं, सांस से जो ऑक्सीजन जाती है, उस ऑक्सीजन के जाने से माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है जिसे बोलते हैं क्रेब्स चक्र। इसमें 38 एटीपी बनते हैं। एटीपी एटीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस चीज़ से बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब टूटता है तो उस समय क्या बनती है, ऊर्जा। बात समझ में आ गई। मोटा मोटा इतनी समझिए आप, ये फिर बहुत डीपली चीज़ हो जाएगी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऊर्जा किस चीज़ के फॉर्म में आती है, एटीपी के रूप में। ठीक, कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके की होती है। यहीं क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। केंद्रक से अलग डीएनए और कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसके आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। सॉरी, बाहरी भाग को मैट्रिक्स और अंदर के भाग को बोलते हैं क्रेटिक्स। ठीक है, अब आती है एक रिक्तिका। ये बड़ी सी चीज़ आपको जो दिखाई दे रही है इससे बोलते हैं रिक्तिका। अच्छा एक बात बताओ, पेड़ पौधों में ज़्यादा पानी होता है या मनुष्य के अंदर ज़्यादा पानी होता है? पेड़ पौधों के अंदर ज़्यादा पानी होता है। केले के अंदर तो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सफ़ेदा का एक पेड़ काटिए, पेड़ को काट कर रख दीजिए, आप देखोगे उसमें बूंद बूंद करके पानी टपकता रहेगा। तो पेड़ों के अंदर लगभग 90% पानी होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर 65% पानी होता है। हमारी जो कोशिका है, हमारे अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर 65% पानी होता है। अगर उस 65% में 10% की कमी हो जाए तो आदमी की मौत हो जाती है। बात समझ में आ रही है। जब हमें डायरिया हो जाता है, डायरिया का मतलब वो उल्टी दस्त हो जाते हैं, पेचिस हो जाती है, तो उस समय क्या होता है कि बड़ी आंत पानी सोखना बंद कर देती है, पानी डायरेक्टली बाहर चला जाता है मल के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते, तो शरीर के अंदर पानी नहीं पहुंच पा रहा। तो उस समय क्या है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के शिकार अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो मौत हो जाती है। इसलिए देखते हैं जब दस्त होता है तो एकदम से डॉक्टर बोलता है कि बोतल लगाओ, बोतल लगाओ, और लगवा भी लेनी चाहिए भाई, क्योंकि आप डिहाइड्रेशन के शिकार ना हो जाए। डिहाइड्रेशन एक बहुत ही जानलेवा कंडीशन हो जाती है, क्योंकि बॉडी पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती है। बड़ी आंत बेकार हो जाती है। उल्टी दस्त के अंदर बड़ी आंत बेकार हो जाती है, वो पानी नहीं सूखती है। क्यों हम पढ़ा क्या रहे थे, कहाँ पहुँच गए। हाँ, इधर समझिए, रिक्तिका, जल संग्रह। तो पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो रिक्तिका होती है वो बड़ी होती है। पेड़ पौधों के अंदर ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। जब ज़्यादा जल इकट्ठा करेंगे तो भारी हो जाएगा सिस्टम। तभी तो ये सेल्यूलोज की दीवार दी गई थी, कोशिका भित्ति जिसे बोल रहे हैं। आप समझ में आ रही है आपके, समझो, जोर लगाओ जोर। देखो कोशिका भित्ति जल संग्रह का काम करती है, बस इतना याद रखना आप। ये बड़ी वाली चीज़ जो होती है इसे रिक्तिका बोलते हैं। जिसे रिक्तिका ये जल का काम करती है, और कोशिका भित्ति इन सबको थामे रखने का काम करती है। अब आता है गोल्जिकाय। गोल्जिकाय एक कैमिल गोल्जी नाम के एक व्यक्ति थे, कैमिल गोल्जी। कैमिल गोल्जी ने गोल्जिकाय की खोज करी थी। ये कुछ इस तरीके से ये चीज़ होती है, ऐसे घूमी सी। आपने चित्र में और स्पष्ट दिखाई दे जाएगा, आप गूगल करके चित्र देखिए इसका बड़ा जूम करके तब देखिए कैमिल गोल्जी होता है, सॉरी कैमिल गोल्जी ने खोज करी थी। और ये गोल्जिकाय होता है, इसका काम होता है कि जैसे एक लोहार है, ठीक है, लोहार है, वो हथौड़ा चला रहा है। वो बताओ, जब हमारे शरीर में ऊर्जा बननी है, हमारे शरीर में ताकत है, तो पूरे शरीर में बराबर ताकत है। हथौड़ा चला रहा है तो हाथ में जितनी ताकत होनी चाहिए वो समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आदमी हथौड़ा चला रहा होता है तो एड़ी से लेकर चोटी तक की जितनी भी एनर्जी होती है कहाँ जाती है, हाथ में आ जाती है। अब हाथ से आदमी काम कर रहा है और वो रात को सोएगा तो ज़्यादा दर्द कहाँ होगा, हाथ में। ऐसा नहीं है कि हाथ में ही होगा, शरीर की कमर में भी दर्द होएगा, पैरों में भी दर्द होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से भी ऊर्जा चल कर आई है। बात समझने की कोशिश करना कि लोहार जब हथौड़ा मार रहा है उसका हाथ थक रहा है, और उस हाथ को ना थका इसलिए एनर्जी हर जगह से आती है। तो जो एनर्जी लाने का काम कर रहा है वो कौन करता है, गोल्जिका है। बात समझ में आ गई। जैसे आदमी आलू खोद रहा है खेत में तो हाथ से ज़्यादा काम करता है, ठीक, तो उसके हाथ थकने चाहिए, लेकिन हाथ नहीं थकें,
जल्दी थकान ना हो, दर्द ना हो हाथों में, तो जितनी भी एनर्जी है शरीर की कहाँ आती है? हाथों में आ जाती है। लेकिन जब वो रात को सोता है तो कमर में भी दर्द होगा, टाँगों में भी दर्द होगा, सर में भी दर्द होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह से ऊर्जा कहाँ आई थी? हाथों में। और उस ऊर्जा को लाया कौन था? गुलजी का है। बात समझ में आ गई? देहाती भाषा में मैंने आपको समझाया। अब आप समझ गए होंगे गोल्जी काय का काम होता है परिवहन, यानी ऊर्जा का परिवहन, एक प्रकार से समझ सकते हैं। इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, जो लिखा है ये आपके बस फॉर्मेलिटी के लिए है। जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि मैं एकदम परफेक्ट समझा सकता हूँ, पर मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ कि मैं आपको 100% दे सकूँ, अच्छे से अच्छा समझा सकूँ। खैर छोड़िए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट खींचिए और आगे देखते हैं। चलिए आगे समझते हैं कोशिका के अन्य भागों के बारे में। तो अगला भाग है अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका इस तरीके से बूंद की टाइप की होती हैं। अब देखो ये बूंद की टाइप की भले से हैं, लेकिन एक प्रकार से ये कोशिका का कंकाल है, जिससे हमारे अंदर हड्डियां होती हैं। हड्डियां क्या काम करती हैं? हमारे शरीर को लिचर पिचर होने से बचाती हैं, उसे एक मजबूती ढांचा प्रदान करती हैं। जैसे हम मकान बना रहे हैं तो मकान में क्या पिलर डालते हैं और क्या बोलते हैं, सीमेंट की सरिया वरिया लगाते हैं ताकि मकान जो मजबूत बने। इसी तरीके से कोशिका को आंतरिक सहारा देने के लिए भगवान जी ने क्या काम करा है, इसके अंदर अंतःप्रद्रव्य जालिका इस चीज़ का निर्माण करा है। इसके अंदर कोशिका के अंदर अंतःप्रद्रव्य जालिका, एक प्रकार से इसे कोशिका का कंकाल बोल सकते हैं। काम क्या होता है? काम होता है कोशिका को आंतरिक सहायता देना, आंतरिक आलम्बन एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। देखो इसे आंतरिक कंकाल बोल सकते हैं, बात ठीक है। आंतरिक सहायता प्रदान करता है, बात बिल्कुल ठीक है। वसा का निर्माण करता है, यानी जो चर्बी बनती है हमारे शरीर में वो कहाँ बनती है? यही बनाता है। दो काम करता है, एक तो वसा भी बनाएगा चर्बी, दूसरी मतलब कोशिका को सहारा प्रदान करेगा। एक चौथा काम भी कर रहा है, ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। अब प्रोटीन का निर्माण क्यों कर रहा है? क्योंकि इसी से चिपके होते हैं राइबोसोम्स। देखो ये जो चीज़ है राइबोसोम, हम जब प्रोटीन खाते हैं, जिम करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि सबसे जो मेन चीज़ होती है जो हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि करती है, हमारी मसल्स को मजबूत करती है, वो होता है कोशिका का राइबोसोम। जितने भी सप्लीमेंट होते हैं, जितने भी हम सप्लीमेंट खाते हैं, जिम वाले जो ट्रेनर भाई साहब दे देते हैं खाने के लिए, वो क्या करते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा है? राइबोसोम्स। और हम बाहर से कोई प्रोडक्ट खा रहे हैं, वो राइबोसोम्स को और अच्छा कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो वो ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा। और ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा तो कोशिका का विभाजन ज़्यादा होगा, और कोशिका का विभाजन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? मसल्स बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? और हम तकड़े हो जाएंगे। अब अगली चीज़ देखते हैं। देखो राइबोसोम्स हो गया, इसका काम होता है प्रोटीन, प्रोटीन का बनना। प्रोटीन से क्या होता है? हमारा शरीर मजबूत होता है, मसल्स बढ़ती हैं, एकदम स्ट्रांग हो जाता है शरीर। अब ये राइबोसोम्स भी दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S वाला छोटा होता है, 80S वाला बड़ा होता है। ये 70S 80S क्या होता है? ये अलग एक डीपली चीज़ है, एक लिक्विड होता है, उसमें राइबोसोम्स को डाला जाता है। जो सबसे पहले नीचे बैठ जाता है वो 80S का हो जाता है, यानी भारी हो जाता है। और जो ऊपर रह जाता है वो 70S का। ये क्या डीपली चीज़ है, आप इस चीज़ पर ध्यान ना देंगे। देखो ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है बहुत ही छोटी कोशिका, जिसमें कुछ कुछ चीज़ होती है, कुछ कुछ नहीं होती। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ना होगा, केंद्रक ना होगा, मतलब अजीब सी कोशिका हो जाएंगी। जैसे वायरस की कोशिका हो जाएगी, जीवाणु की कोशिका हो जाएगी। तो ऐसी कोशिका, इसमें कितने प्रकार का राइबोसोम होता है? तो 70S प्रकार का। यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें सब चीज़ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, ये बॉडी वो बॉडी, तो सब चीज़ होती है। ये वाली कोशिका कौन सी है? प्रोकैरियोटिक। आप जब धीरे धीरे आगे पढ़ोगे आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक क्या होती है और यूकैरियोटिक क्या होती है। अगली चीज़ समझते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट केंद्रक, न्यूक्लियस। देखो ये जो दिखाई दे रहा है बीच में, ये न्यूक्लियस होता है। ये ही सबसे मेन चीज़ होती है, इससे हम एक प्रकार से कोशिका का दिमाग बोल सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो XY गुणसूत्र होते हैं, हमने पढ़ा है ना कि XX होगा तो लड़की होगी, XY होगा तो लड़का होगा। जो चीज़ निर्धारण करता है वो कौन करता है? ये केंद्रक करता है। इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, DNA होता है, RNA होता है। इसकी खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखो ये ब्रेन ऑफ सेल है, मतलब कोशिका का दिमाग इसे बोल सकते हैं हम। कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? यही केंद्रक। इसमें क्या होता है? 80% प्रोटीन होती है। भाई साहब प्रोटीन का इतना बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या है, भारत के अंदर जितने भी खाने होते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसमें से 80% तो कार्बोहाइड्रेट होता है और शेष बचे 20 में फैट और प्रोटीन होती है।
लेकिन जो अमेरिका का, जो अदर कंट्री का खाना होता है, जो भी वो चीज़ खाते हैं, जो चीज़ खाते हैं, पास्ता सास्ता जो भी मिलाते हैं, उसमें भी अलग चीज़ मिला देते हैं, प्रोटीन वाली। बात समझ में आ रही है? तो अमेरिका के भोजन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है और हमारे यहाँ के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? देखो 80% प्रोटीन होती है किसके अंदर, केंद्रक के अंदर, और 10% में डीएनए होता है और 10% में अलग चीज़ होती है, फैट वैट, ये अगड़म झगड़म बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज समझते हैं लाइसोसोम्स। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है लाइसोसोम्स, मैंने इसमें लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, एक छोटा सा यहीं पे बना लेना, आप इसके बारे में समझ लो। लाइसोसोम्स क्या होता है? एक प्रकार से ऐसे समझो, जैसे कोई परिवार है, उस परिवार के अंदर एक आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला होता है और ऐसा होता है वो सब पे माल लगा दे। बड़ा भाई हो सकता है, पापा हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, कोई एक होएगा जो बहुत ही ज़्यादा उत्पाती होएगा और बाकी हमारे सब सेंटर में चलते हैं। जैसे आपके घर में कोई होगा, शायद आप ही होगे। इसी तरीके से कोशिका के अंदर भी एक डॉन टाइप का, एटम बम टाइप का रहता है, जिससे हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। ये क्या करता है कि अगर कोशिका के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक काम नहीं कर रहा, माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाएगा कि इधर आ, काम क्यों नहीं कर रहा, नहीं कर रहा मेरा मन काम करने को। तो ये जो लाइसोसोम्स है, इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा रहता है और वो लिक्विड ऐसा होता है कि वो अगर लिक्विड उसने किसी के ऊपर छिड़क दिया तो भस्म, बेकार। बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी चीज़ में काम नहीं कर रही, उसे अपने पास बुलाएगा और उसके ऊपर ऐसे फुहारे मार देगा, वो चीज़ भस्म, मर जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं। समझ में आ रही है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम्स को। सपोज करो कि कोशिका ही गड़बड़ा गई, तो ये अपने आप को फाड़ लेगा और पूरी कोशिका के अंदर जितना भी इसमें रस भरा होगा, जो भी तेजाब टाइप का भरा होगा छोटी मात्रा में, वो सब में फैल जाएगा और कोशिका नष्ट हो जाएगी। अब इससे एक चीज़, नई चीज़ सीखो। कभी कभी क्या होता है कि अंगूठा, पैर का अंगूठा या किसी कोई भी चीज़ अचानक से पकने लगती है, सूखी पकने लगती है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जो लाइसोसोम्स है वो गड़बड़ा गया है। लाइसोसोम्स गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से उसने अपने आप को फाड़ लिया और फाड़ने की वजह से क्या, कोशिका वो गल गई। बात समझ में आ रही है? और ऐसी कोशिका गलती चली गई तो देखते हैं कि सूखा अंगूठा पक जाएगा, उसमें से डॉक्टर चीरा लगाएगा, मवाद निकालेगा। वो क्यों हो जाता है? लाइसोसोम्स की वजह से। इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। और इसमें पाचक रस भरा होता है, कहने का मतलब एक तेजाब टाइप का भरा होता है, किसी के ऊपर डाल देगा भाई को, कोशिका के अंगों को उसको भस्म कर देगा और खुद फट गया तो पूरी कोशिका को ले मारेगा। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं, एक चीज़ और बची है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, इसकी खोज पुरकंजे ने करी थी। पुरकंजे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव द्रव्य की खोज करी थी। अब जीव द्रव्य क्या है? ये कोशिका है, इसमें इतने सारे सामान भरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सीधी सी भाषा में समझो, अगर हम लगन का सामान लेकर जा रहे हैं, ठीक है, लड़के वाले के घर, तो जो ट्रैक्टर ट्राली या कैंटर जो भी ट्रक ब्रक हुआ है, उसमें जब सेप या कोई भी अलमारी टाइप की कोई चीज़ रखते हैं तो उसमें गद्दे लगा लेते हैं या पराल के पूरे लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में ना लड़े, ये चीज़ें फूट न जावे, टूट न जावे, गद्दा ना पड़ जावे। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से एक प्रकार से ये जितनी भी चीज़ में भरी पड़ी है, ये आपस में लड़ ना जामे, उसको लड़ने से बचाने के लिए इसमें एक द्रव भरा होता है जिसे बोलते हैं हम जीव द्रव्य। 80% जल होता है, 20% में कुछ और चीज़ें होती हैं, इतनी डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बुंद की बुंद के टाइप की जो भरा हुआ है, ये जीव द्रव्य है। खोज पुरकंजन करी थी, काम होता है आपस में ये चीज़ें लड़ ना जाए, इसलिए क्या करते हैं, इसमें जीव द्रव्य भरा होता है। अब यही द्रव्य इसके इसके अंदर भी भरा होता है, केंद्रक के अंदर, तो उसे होते हैं, उसे बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य। ताकि डीएनए सीएनए आरएनए पारएनए जो भी आपस में लड़ना जामे, इसको बचाने के लिए केंद्रिका द्रव्य होता है। और कोशिका के सामान आपस में लड़ जाए, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, राइबोसोम्स, ये लाइसोसोम जो भी हैं आपस में ना लड़ जाए, इनके लिए कोशिका द्रव्य होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट खींचिए। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।